बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर ज़िशान अली और आज हम सीखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। एज़ यूजुअल जैसे हम बाकी लेक्चर्स में करते हैं कि हम लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बिगिनर लेवल नॉलेज जो है वो गेन करेंगे। सो बेसिकली मैं स्टार्टिंग यहाँ से लूँगा कि ये जो आपके सामने शेप बनी हुई है इसको आप बेसिकली कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये आपके पास जो है वो एक्स एक्सिस होता है और ये आपके पास क्या है बच्चों, वाई एक्सिस है। एक थर्ड एक्सिस भी मौजूद होता है विच इज़ बेसिकली जी एक्सिस, बट इस लेक्चर में मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं यहाँ पर इसको क्या कर दूंगा, इग्नोर कर दूंगा। लेकिन आपने याद रखना है कि एक थर्ड एक्सिस भी होता है जो एक्स और वाई के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ओके बच्चों, समझाना मैं ये चाहता हूँ कि बेसिकली जब भी आपके पास कोई जो ऑब्जेक्ट है अगर वो सिंगल एक्सिस पे मूव करता है तो उसकी मोशन को हम क्या कहते हैं, वन डायमेंशनल मोशन। या फिर आप उसको ये भी कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा जब भी कोई एक्सिस वन एक्सिस पे मूव करेगा। जैसे लेट्स सपोज ये आपका एक्स एक्सिस है और इसके ऊपर हम किसी कार को मूव करवाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पास कोई कार जो है वो मूव कर रही है तो इसकी मोशन क्या होगी, वन डायमेंशनल मोशन होगी। ठीक है, या फिर आप स्ट्रेट लाइन मोशन कह सकते हो। क्यों, ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्या करेगा, स्ट्रेट मूव करता जाएगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से इसकी मोशन जो होगी वो स्ट्रेट लाइन मोशन होगी और हम ये कह पाएंगे कि जो गाड़ी है ये कहाँ पे मूव कर रही है, वन डायमेंशन में मूव कर रही है। नॉट फॉर ओनली एक्स एक्सिस जिसको आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहते हो, वाई एक्सिस के लिए भी यही काम है। ठीक है, जो वर्टिकल एक्सिस होता है आपका, इसके लिए भी यही है कि अगर लेट्स से कि मैं किसी बॉल को बिल्कुल अपवर्ड थ्रो करता हूँ, ठीक है, तो इसकी जो मोशन है वो भी स्ट्रेट लाइन मोशन होगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगी। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि भाई एक जो बॉल जिसको हमने वर्टिकली ऊपर की तरफ थ्रो किया है उसकी मोशन भी क्या है, वन डायमेंशनल मोशन है। तो एक बात हमारे पास वाज़ेह होगी, वो ये है कि अगर हम किसी सिंगल एक्सिस एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के अलावा किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाते हैं तो उसकी जो मोशन होगी वो आपके पास क्या होगी, वन डायमेंशनल मोशन होगी। हम क्या सीखना चाहते हैं, ठीक है, हम ये सीखना चाहते हैं कि लेट्स से कि मेरे पास कोई जो ऑब्जेक्ट है वो ना सिर्फ एक्स एक्सिस और ना सिर्फ वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव करे बल्कि दोनों के अंदर एक साथ क्या करे, मूव करे। ठीक है, उसके लिए क्या है कि लेट्स से कि मैं यहाँ पर छत पे खड़ा हूँ, ये इस जगह पे छत है। ठीक है, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, किसी बॉल को थ्रो करता हूँ तो वो क्या करती है, कुछ इस तरह से नीचे की तरफ आती है। अब देखें मेरे पास जो बॉल है वो ना सिर्फ एक सिंगल एक्सिस यानी एक्स एक्सिस में मूव की, ठीक है, बल्कि वो वाई एक्सिस में भी क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो इस टाइम पे चूंकि ऑब्जेक्ट जो है वो टू एक्सिस में मूव कर रहा है तो उसकी मोशन वन डायमेंशन तो नहीं ना होगी। ठीक है, अब उसकी मोशन क्या होगी, आपके पास टू डायमेंशन मोशन होगी। आज का हमारा टॉपिक इसी चीज़ के ऊपर है कि हमने एक स्पेशल काइंड ऑफ टू डायमेंशनल मोशन डिस्कस करनी है जिसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। आइए डेफिनेशन को देखते हैं। देखिए डेफिनेशन में भी स्टार्टिंग यही से कर रहा है कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज टू डायमेंशनल मोशन। ठीक है, ये कैसी मोशन है, टू डायमेंशनल मोशन है अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये उसने क्यों कहा है, ठीक है, इसको मैं आगे जाके आपके सामने क्लियर कर दूंगा। अभी तक जो मैंने आपको बात क्लियर करवाई है वो ये वाली है कि आपके पास जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो क्या है, एक टू डायमेंशनल मोशन है। ठीक है बच्चों, अच्छा इस चीज़ को आपने रिमेंबर रखना है, ठीक है, याद रखना है कि ये टू डायमेंशनल मोशन है और ये बात भी याद रखनी है कि ये कहाँ पर हो रही है, अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, क्योंकि आपके पास कई तरह की टू डायमेंशनल मोशन हो सकती हैं लेकिन ये जो टू डायमेंशनल मोशन हो रही है ये अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो रही है। अब आगे चलते हैं, इसको मजीद समझते हैं। ठीक है, और इस डेफिनेशन को मैं दोबारा से लिखूंगा, ठीक है, ताकि आपको दोबारा से अगेन इस चीज़ को समझाया जा सके जब मैं ये वाला कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। ओके अच्छा बच्चों, हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक बॉल है, ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं यहाँ पर पॉइंट ए से, ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, पॉइंट ए यानी एक छत से क्या करते हैं, उसको ड्रॉप करते हैं। ठीक है, और वो बिल्कुल क्या करता है, यहाँ पर नीचे की तरफ मूव करता है। ठीक है, वो बिल्कुल क्या करता है, नीचे की तरफ मूव करता है, हुआ आके ग्राउंड के साथ स्ट्राइक कर जाता है। अगेन वही बात कि ये जो बॉल है ये आपके पास एक्स एक्सिस पे भी मूव कर रहा है, देखें बिल्कुल सीधा भी जा रहा है, और ये साथ ही साथ वाई एक्सिस पे भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, यानी दोनों एक्सिस पे मूव कर रहा है। तो हमने इसे ए पॉइंट से छोड़ा तो ये मूव करता हुआ हिट कर गया, कहाँ पर जाके, बी पॉइंट पे हिट कर गया। ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा यहाँ पर चूंकि ये ऑब्जेक्ट जो है वो ना सिर्फ एक्स में मूव कर रहा है, ठीक है, साथ में वाई में भी मूव कर रहा है, तो बच्चों मैं क्या कर सकता हूँ, इसके लिए एक्स एक्सिस की जो वेलोसिटी कंपोनेंट है और जो वाई एक्सिस का वेलोसिटी कंपोनेंट है वो अलग-अलग ड्रॉ कर सकता हूँ। चलिए आइए उनको ड्रॉ करते हैं। देखें यहाँ पर इंक चूज़ कर लेते हैं ब्लू।
अच्छा देखिए यहाँ पर मेरे पास ये पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट पे देखें तो आपके पास जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो बिल्कुल एक्स एक्सिस में, क्योंकि मैंने हॉरिजॉन्टल बॉल थ्रो की है ना, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल सीधी यहाँ से इस तरह से देखें जैसे मेरा पॉइंटर मूव कर रहा है, बिल्कुल ऐसे थ्रो की है। तो इस जगह पे मेरे पास जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है। तो मैं वो ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये आपका वी एक्स कंपोनेंट, वी एक्स का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। जब यहाँ पर बॉल आती है, ठीक है, यहाँ पर बॉल आती है तो बॉल का यहाँ पे एक्स कंपोनेंट भी है और साथ में देखें इसका वाई कंपोनेंट भी मौजूद है। मजीद आगे चलते हैं, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे भी देखें बॉल का एक्स कंपोनेंट भी है और साथ ही साथ बॉल का वाई कंपोनेंट भी मौजूद है। यहाँ पर ड्रॉ करते हैं तो देखें यहाँ पर भी आपके पास बॉल का एक्स कंपोनेंट भी है, ठीक है, और साथ ही साथ बॉल का वाई कंपोनेंट भी मौजूद है। तो देखिए मैंने आपके सामने पूरे पाथ के ऊपर जो एक्स और वाई कंपोनेंट है वो ड्रॉ करके आपको दिखा देंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो प्रोजेक्टाइल है वो दो तरह की मोशन शो करवा रही है, एक आपको हॉरिजॉन्टल मोशन शो करवा रही है और दूसरी आपको वर्टिकल मोशन शो करवा रही है। हम देखेंगे कि ये वर्टिकल मोशन और हॉरिजॉन्टल मोशन में किस तरह से बिहेव कर रही है। तो मैं यहाँ पर दोनों को अलग-अलग एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन को, ठीक है, कि हॉरिजॉन्टल मोशन में आपकी प्रोजेक्टाइल का बिहेवियर कैसा है। अच्छा देखें, जब ये हॉरिजॉन्टल मोशन हो रही है तो आप गौर करें आपके हॉरिजॉन्टल वेक्टर वी एक्स के ऊपर, ठीक है, ये वाले वेक्टर्स के ऊपर। भूल जाएं कि कोई वर्टिकल वेक्टर हमारे पास मौजूद है, क्योंकि मैंने सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन को डिस्कस करना है तो सिर्फ वी एक्स पे गौर करें। क्या वी एक्स चेंज कर रहे हैं? देखें इसके मैंने 4 वेक्टर ड्रॉ किए हैं यहाँ पे, क्या ये चारों चेंज कर रहे हैं? तो आप फ़ौरन से देखेंगे सर ये चारों चेंज नहीं कर रही है, चारों की लेंथ जो है वो एक ही जैसी है। जितनी लेंथ पहले की है उतनी दूसरे की, उतनी ही तीसरे की, उतनी ही चौथे की है। यानी आपके पास जो वी एक्स है, ठीक है, वो चेंज नहीं कर रही, ठीक है। आपके पास वी एक्स वेलोसिटी जो है वो क्या है, अनचेंज्ड है। तो यहाँ पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों, यहाँ पर हम सहारा लेते हैं, यहाँ पर हम सहारा लेते हैं, ठीक है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ का। यहाँ पर हम सहारा लेते हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ का, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अब न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें क्या कहता है कि एवरी ऑब्जेक्ट जो कि बेसिकली इन दी स्टेट ऑफ रेस्ट है या अगर यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा है तो अपनी मोशन को कंटिन्यू रखेगा अनटिल कि उसके ऊपर कोई फोर्स अमल ना करे। अब देखें यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, या आपकी जो हॉरिजॉन्टल मोशन है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास बिल्कुल सेम है, चेंज ही नहीं कर रही, ठीक है, वेलोसिटी जो है वो चेंज ही नहीं कर रही। और अगर वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही इसका मतलब क्या है कि आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं है, ठीक है। अच्छा बच्चों, एक्सेलरेशन होता कब है? एक्सेलरेशन तब होता है जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स लग रही होती है। अब भूल जाएं कि ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव कर रहा था और फर्ज कर लें कि ऑब्जेक्ट सिर्फ कहाँ मूव कर रहा था, आगे की तरफ मूव कर रहा था, ठीक है। बॉल जो है वो सिर्फ क्या कर रही थी, आगे की तरफ मूव कर रही थी। अच्छा मुझे बताएं कि जब ये बॉल आगे की तरफ मूव कर रही थी तो क्या इसके ऊपर कोई फोर्स लग रही थी? अच्छा एक चीज़ और, आपने यहाँ पर एक चीज़ को जो हर फिजिक्स का स्टूडेंट और हर फिजिक्स का टीचर कर देता है, ठीक है, वो ये है कि आपने बाय बाय बोल देना है। किस चीज़ को आपने बाय बाय बोलना है बच्चों? एयर रेजिस्टेंस को, ठीक है। एयर रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है, कोई हवा की रुकावट नहीं है। और अब आपने बताना है क्या एक्स एक्सिस के लॉन्ग इसके ऊपर कोई फोर्स लग रही थी? तो जवाब है नहीं। क्यों नहीं लग रही थी भाई? कोई फोर्स लग कैसे सकती है एक्स एक्सिस के लॉन्ग इसके ऊपर, ठीक है, क्योंकि हवा तो मौजूद नहीं है, कि हवा ही थी जो इसके ऊपर एक्स एक्सिस के लॉन्ग लग सकती थी। उसके अलावा कोई भी फोर्स जो है एक्स एक्सिस के लॉन्ग नहीं लग रही। सो अगर कोई फोर्स एक्स एक्सिस के लॉन्ग नहीं लग रही तो इसका मतलब ये है कि आपके पास एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी, ठीक है। रेजिस्टेंस को हमने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। अगर एयर रेजिस्टेंस होती तो वो आपके पास लग सकती थी एक्स एक्सिस के अलोंग। और आपकी बुक भी आपको यही बता रही है कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग चूंकि आपके पास जो ऑब्जेक्ट है एक तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मूव कर रहा है, ठीक है, उसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है, अनचेंज है, ठीक है, तो इस वजह से भी इसके पास एक्सेलरेशन नहीं है। दूसरा, आपके पास एक्स एक्सिस के लॉन्ग कोई फोर्स भी अमल नहीं कर रही, तो इस वजह से भी इसके पास एक्सेलरेशन नहीं है। सो ये आपने एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि हॉरिजॉन्टल मोशन में जो एक्सेलरेशन होता है उसकी वैल्यू जीरो होती है इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस। एक और बात जो यहाँ पर याद रखने वाली है, ठीक है, वो ये है कि आपके पास यहाँ पर कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट होती है, ठीक है, वो चेंज नहीं करती। जी क्लियर हो गया यहाँ तक।
अब आपने क्या करना है, हॉरिजॉन्टल मोशन की तो डिस्कशन हो गई, अब हमने डिस्कस करना है वर्टिकल मोशन को। ठीक है, कि वर्टिकल मोशन में क्या सिनेरियो हो रहा है, क्या वर्टिकल मोशन में भी कोई फोर्स लग रही है कि नहीं लग रही। ठीक है, तो अगर आप गौर करें, अब सिर्फ हम किसको डिस्कस करेंगे, वर्टिकल मोशन को डिस्कस करेंगे। देखिए ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव कर रहा है, उसके वेक्टर्स को गौर से देखें। यहाँ पे तो इनिशियली तो आपके पास कोई वर्टिकल वेक्टर है ही नहीं है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वेक्टर है ही नहीं, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेक्टर मौजूद है। आगे जाते हैं तो थोड़ा सा वेक्टर आता है, फिर आगे जाते हैं तो मजीद वो वेक्टर बढ़ जाता है, फिर आगे जाते हैं तो मजीद वो वेक्टर जो है वो मजीद बढ़ जाता है। यानी वर्टिकल मोशन में ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी जो है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब ये है कि वर्टिकल एक्सिस पे कोई फोर्स लग रही है, और अब हम इस जो फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वाई एक्सिस के अलॉन्ग लग रही है वो कौन सी फोर्स है, ग्रेविटी की फोर्स है, जो इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है। तो यहाँ पर वर्टिकल मोशन के ऊपर हमारे पास जो फोर्स लग रही है, ठीक है, वो फोर्स कौन सी है, वो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक है, किसकी वजह से फोर्स लग रही है, ग्रेविटी की वजह से फोर्स लग रही है। और अगर ग्रेविटी की वजह से फोर्स लग रही है तो आपके पास ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो रहा होता है, जिसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास बेसिकली ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है, ठीक है, वो आपके पास क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, जिसको हम क्या करते हैं, जी से डिनोट करते हैं। और ये साफ जाहिर हो रहा है क्योंकि वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज कर रही है, चेंज हो रही है। तो इट्स मीन कि इसके पास एक्सेलरेशन मौजूद है, विच इज़ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन एंड फॉर द वर्टिकल मोशन, जो कि इनका हम आगे जाके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो इस टॉपिक से रेलिवेंट है और आपको पता होनी चाहिए, लेकिन आपकी बुक में यहाँ पे मेंशन नहीं है, ये पिछले टॉपिक्स हैं जहाँ पर मतलब बेसिक नॉलेज आप सीख के आ चुके हैं। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, ठीक है, अपवर्ड थ्रो करते हैं, तो अपवर्ड थ्रो करने पर उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या करना स्टार्ट कर देती है, डिक्रीज करना स्टार्ट करती है। और एक वक्त ऐसा आता है जब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव कर रहा होता है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो रही होती है बच्चों, कम हो रही होती है। और जब भी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम हो रही होती है तो उसके पास जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वो आपके पास क्या होता है बच्चों, नेगेटिव होता है। ठीक है, वो आपके पास क्या होता है, नेगेटिव। अब जब ये ऑब्जेक्ट एक बार ऊपर पहुंच गया तो ये वापस नीचे भी आएगा, और जब ये नीचे आता है तब इसकी वेलोसिटी कम नहीं हो रही होती बल्कि क्या कर रही होती है, बढ़ रही होती है। तो उस केस में जब आपके पास वेलोसिटी बढ़ रही हो तो उसके पास आपके पास ऑब्जेक्ट के पास जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो सिंपल वर्ड्स, जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव करेगा तो उसके पास जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव होगा, और जब नीचे की तरफ आएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एंड द रीजन इज दैट कि जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी कम हो रही होती है, और जब वो नीचे आ रहा होता है तो उसकी वेलोसिटी क्या कर रही होती है, इंक्रीज कर रही होती है। अब दोबारा से देखें, मैंने डेफिनेशन में क्या कहा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, टू डायमेंशनल मोशन है। कैसी मोशन है, टू डायमेंशनल मोशन। उसके बाद वाली लाइन क्या थी, उसके बाद वाली लाइन थी अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि मैंने ये वर्ड क्यों लिखा कि अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसकी रीजन ये थी कि आपके पास यहाँ पर एक ही एक्सेलरेशन लग रहा है इसके ऊपर, ठीक है, सिर्फ एक सिंगल एक्सेलरेशन लग रहा है, और वो किसकी वजह से है, वो ग्रेविटी की वजह से है। ठीक है, जो सिर्फ वर्टिकल एक्सिस के लॉन्ग लगेगा। तो अब आपने ये सीख लेनी है बात, या आपने बात समझ लेनी है, पल्ले बिठा लेनी है कि एक्स एक्सिस जो है वो बेसिकली क्या है, अनचेंज है। ठीक है, यानी वो हमेशा उसकी जो वेलोसिटी है वो एक जैसी ही रहती है, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी एक जैसी नहीं रहती, वो वक्त के साथ क्या करती रहती है, इंक्रीज करती रहती है। चले आए कुछ मैथमेटिकल टर्म्स जो है वो सीख लेते हैं। अब देखें, जब आपके पास प्रोजेक्टाइल जो है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा था तो वो कोई ना कोई फासला तो तय करता है, ठीक है, जिसको हम एक्स डिस्टेंस कह देते हैं कि एक्स डिस्टेंस इसने क्या किया है, कवर किया है। इसी तरह से जब वो वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा था तो उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, ठीक है, नीचे की तरफ आते हुए, जिसको हम कह देते हैं भाई इसने वाई डिस्टेंस कवर अप किया है। तो अब बच्चों हम इन दोनों डिस्टेंस को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। लें जी, फाइंड आउट करते हैं। अच्छा जी, दी हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ अ बॉल इज सिंपल। ऑफ कोर्स सिंपल है क्योंकि वेलोसिटी तो चेंज नहीं कर रही उसकी, ठीक है। द बॉल मूव्स विद कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। हिंस द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स इज गिवन बाय, तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या होगा। सबसे पहले जो चीज़ें याद रखने वाली हैं कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस की वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, बाई जीरो होगा उसका एक्सेलरेशन, ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा बाय यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। मैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करूंगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए। सो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें क्या कहती है, एस इज इक्वल टू वी आई टी
प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अच्छा, ये जो बेसिकली आपके पास इक्वेशन है, चूंकि ये स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए है तो मैं इसको अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर लेता हूँ। ऐसा आपके पास डिस्टेंस है और हमने डिस्टेंस निकालना है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, क्योंकि हम सिर्फ अभी भी हम स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, हम तो सिर्फ एक्स एक्सिस के लॉन्ग की बात कर रहे हैं। एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमने क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट था वो सिर्फ वी एक्स था, ठीक है। कौन सा था, वी एक्स, मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या आ जाएगा, टाइम टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन कौन सा है, वो भी एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, ठीक है, टी स्क्वेयर। सो एक्स इज इक्वल टू वी एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो है, हमने ऊपर डिफाइन कर दी है, टी स्क्वेयर, ये जीरो इससे मल्टीप्लाई होकर पूरी टर्म को क्या कर देगा, जीरो कर देगा। तो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो किसके बराबर आ जाएगा, वी एक्स मल्टीप्लाई बाय टी। तो ये हमारे पास क्या बच्चा निकल आया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकल आया। अगर मुझे मेरी प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि उसने हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस कवर अप किया, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से पता कर सकता हूँ। मुझे पता होना चाहिए कि बेसिकली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या था उसका, और बेसिकली उसने कितना टाइम दिया है, ठीक है। दोनों चीज़ें पता है, मल्टीप्लाई करूँगा मेरे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकल आएगा। बात करते हैं वर्टिकल डिस्टेंस की। सो वर्टिकल डिस्टेंस जो है, ठीक है, या ये कह लें कि ड्यूरिंग वर्टिकल मोशन द बॉल विल एक्सेलरेट डाउनवर्ड, वो डाउनवर्ड एक्सेलरेट करता है, यानी वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है। और मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब डाउनवर्ड मूव करता है तो उसके पास एक्सेलरेशन होता है विच इज़ बेसिकली योर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, और वो पॉजिटिव होता है, ये याद रखिएगा, क्योंकि मैंने डाउनवर्ड यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, और वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से हो रहा है आपके पास। सो हमने यहाँ पे भी क्या करना है बच्चों, वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे भी क्या करूँगा, बाय यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके बच्चों, तो हमारे पास यहाँ पर अगेन मैं यहाँ पर आपके सामने लिख देता हूँ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को, विच इज़ एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा जी, इसको अब अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं। जो डिस्टेंस हमने कवर अप किया है, ठीक है, वो वर्टिकल डिस्टेंस है, ठीक है, और जो हमारी बेसिकली वेलोसिटी है वो वी वाई है इंटू टी प्लस हाफ ए, हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन है विच इज़ बेसिकली जी और इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास बेसिकली बच्चों वी वाई मौजूद है। अब वी वाई को याद करें तो इनिशियली हमारे पास जो वी वाई था क्या वो मौजूद था, यहाँ पर देखें तो वी वाई इनिशियली हमारे पास मौजूद नहीं है, यानी वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग हमारी कोई मोशन नहीं है, यानी हमारे पास वेलोसिटी का वी वाई कंपोनेंट यहाँ पर क्या है, जीरो है। तो इसको हम यहाँ पे जीरो पुट कर देते हैं, वाई इज इक्वल टू जीरो इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो हमारे पास जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो किसके बराबर आ जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो ये बेसिकली हमारी प्रोजेक्टाइल ने जो वर्टिकल डिस्टेंस कवर अप किया है, ठीक है, वो हमारे पास इसके बराबर है, हाफ जी टी स्क्वायर के बराबर है। क्लियर है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। अब देखें हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है, प्रोजेक्टाइल मोशन इज टू डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे पास टू डायमेंशनल मोशन है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी बात हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने उसके हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस भी फाइंड आउट किए हैं, ताकि अगर हमें कोई उनसे रेलिवेंट गिवन डाटा दे दिया जाए, ठीक है, यानी जी की वैल्यू दे दी जाए, टी दे दिया जाए, या फिर एक्स की वैल्यू दे दी जाए, टी दे दिया जाए, तो हम उनके डिस्टेंस निकाल सकें। एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये वैसे भी याद होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको वैसे भी पूछा जा सकता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस के बारे में, और वैसे भी आपको एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना चाहिए कि हम इनमें वैल्यूज को पुट करके वर्टिकल डिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अच्छा, ये डेफिनेशन तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसकी एग्जांपल्स देख रहे हैं कि आपके पास यहाँ पर फुटबॉल किक्ड ऑफ बाय अ प्लेयर, बॉल थ्रोन बाय अ क्रिकेटर, मिसाइल फायर्ड विद फ्रॉम अ लॉन्चिंग पैड। अब देखिए बच्चों, आपने एक चीज़ जो डिस्कस की थी वो ये थी कि हमने बॉल को थ्रो किया था हॉरिजॉन्टली, यानी मैं समझ लें कि मैंने एक छत पे खड़ा था और वहाँ से मैंने बॉल को क्या किया, थ्रो किया, ठीक है। लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि हम बॉल को छत से ही थ्रो करें, मैं उसको ज़मीन से भी तो थ्रो कर सकता हूँ विद एन एंगल थीटा, ठीक है, यानी एंगल थीटा बनाते हुए क्या कर सकता हूँ, ज़मीन से भी तो थ्रो कर सकता हूँ। यानी ये जैसे इस केस में देखें कि हमने ज़मीन से प्रोजेक्टाइल को क्या किया है, थ्रो किया है, ठीक है, एंगल थीटा बनाते हुए। क्लियर है, तो इसी बात को यहाँ पर हम आगे क्या करेंगे, पूरी डिस्कशन के अंदर इम्फेसाइज करेंगे कि हम एक बॉल को बजाय हॉरिजॉन्टल थ्रो करने के, ठीक है, हम एक एंगल थीटा के साथ क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं। और जब हम उसको एंगल थीटा से थ्रो करेंगे तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम वेलोसिटी को उसके एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों के लिहाज से देखें। अच्छा, एग्जाम्पल देखें, जैसे फुटबॉल किक्ड ऑफ बाय अ प्लेयर,
जब फुटबॉल का जो प्लेयर है वो बॉल को किक करता है तो देखें वो एक एंगल के साथ किक करता है ताकि वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अपनी बॉल को क्या कर सके, थ्रो कर सके। इसी तरह से जो क्रिकेटर है जो बॉल को थ्रो करता है वो भी उसको एक स्पेसिफिक एंगल में क्या करता है, थ्रो करता है, और उसकी मोशन भी क्या होती है, प्रोजेक्टाइल मोशन होती है, क्योंकि वो 2 डायमेंशन में बॉल को मूव करवा रहा होता है। उसके अलावा हमारे पास मिसाइल फायर्ड फ्रॉम अ लॉन्चिंग पैड, जब एक लॉन्चिंग पैड से आपके पास मिसाइल निकलता है तो उसकी मोशन भी क्या होती है बच्चों, हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन होती है। उसके बाद बच्चों हमें क्या पता होना चाहिए, ट्रजेक्ट्री का पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपकी बुक में इंक्लूडेड नहीं है लेकिन आपको इल्म होना चाहिए ट्रजेक्ट्री होती क्या है। ट्रजेक्ट्री क्या है हमारे पास, द पाथ फॉरवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड इट्स ट्रजेक्ट्री, ठीक है। वो पाथ जो आपकी प्रोजेक्टाइल जो है फॉलो कर रही होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी ट्रजेक्ट्री बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखें इस प्रोजेक्टाइल के अंदर आपकी जो बेसिकली ऑब्जेक्ट है वो ये पाथ फॉलो कर रही है तो ये उसका क्या होगा, ट्रजेक्ट्री होगा, ठीक है। जो पाथ आपकी प्रोजेक्टाइल फॉलो करेगी वो आपके पास क्या कहलाएगी, ट्रजेक्ट्री कहलाएगी। एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने एक बात याद रखनी है कि द ट्रजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज यूजुअली अ पैराबोला, ठीक है। किसी भी बेसिकली प्रोजेक्टाइल की जो ट्रजेक्ट्री होती है वो ज़्यादातर क्या होती है, हमारे पास पैराबोला होती है। तो ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नीचे मैंने आपको एक मिसाइल शो करवाया हुआ है, देखिए आपके पास ये मिसाइल को लॉन्च कर रहे हैं विद सम एंगल, ठीक है। किसी एंगल के साथ क्या कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं ताकि बेसिकली ये स्पेसिफिक पॉइंट को क्या करे, जाके हिट करें। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और मजीद सीखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। ये आपकी बुक ने आपके पेज नंबर 32 पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। द मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल कैन बी स्टडीड इजीली बाय रिजॉल्विंग इट इनटू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये बात तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी है, ठीक है। हम क्या करेंगे, आपकी प्रोजेक्टाइल की मोशन को उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में क्या कर देंगे, ब्रेकअप कर देंगे ताकि हम उनको सेपरेट सेपरेट डिस्कस कर सकें, ठीक है। इसके अलावा जो इसने यहाँ पे एमसीक्यूज के लिहाज से हमें इंपॉर्टेंट बात बताई है वो ये है कि हमारे पास जो आपके हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट हैं, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट हैं, आज़ाद हैं एक दूसरे से, ठीक है। यानी जो वी एक्स कंपोनेंट है और जो वी वाई कंपोनेंट है एक दूसरे से आज़ाद हैं। अगर वी एक्स तब्दील होता भी है तो वी वाई से इससे कभी फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि आपको बताया कि प्रोजेक्टाइल में आपके पास वी एक्स जो है वो तब्दील नहीं होता लेकिन वी वाई तब्दील हो रहा होता है, तो देखिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, इंडिपेंडेंट है। इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल शो करवाई गई है आपकी बुक के ऊपर। ये देखें कि आपके पास यहाँ पर 2 बॉल हैं, एक ये रेड बॉल है और दूसरी आपके पास क्या है, एक येलो बॉल है, ठीक है। आप क्या करते हैं, रेड बॉल को और येलो बॉल को सेम टाइम पे थ्रो करते हैं, सेम टाइम पे फेंकते हैं, लेकिन किस तरह से कि जो रेड बॉल है उसको आप क्या करते हैं, नीचे की तरफ थ्रो कर देते हैं, यानी यहाँ से नीचे छोड़ देते हैं, और जो येलो बॉल है उसको आप क्या करते हैं, एक एंगल के साथ थ्रो करते हैं नीचे की तरफ एक ही वक्त में, यानी t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे आप क्या करते हैं, दोनों को लीव कर देते हैं, ठीक है, छोड़ देते हैं। ऑब्जर्व किया जाता है कि बेसिकली दोनों बॉल जो हैं वो सेम टाइम पे क्या करती हैं, जाके ग्राउंड को हिट करती हैं, ठीक है, सेम टाइम पे क्या करती हैं, ग्राउंड को हिट करती हैं। जिससे ये बात इल्म में आती है कि आपके पास वर्टिकल वेलोसिटी या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कुछ भी हो, आपने अगर प्रोजेक्टाइल को क्या किया हुआ है, सीधा डायरेक्टली थ्रो किया है, ठीक है, या फिर उसे किसी एंगल के साथ थ्रो कर रहे हैं, आपके पास वो एक दूसरे से क्या होंगे, आज़ाद होंगे, ठीक है। दोनों सेम टाइम पे क्या करेंगी, हिट करेंगी, चाहे आप सीधा थ्रो कर दें, चाहे आप क्या कर दें, उसे किसी एंगल के साथ थ्रो कर दें, दोनों सेम टाइम पे क्या करेंगे, ग्राउंड को जाके हिट करेंगे। तो ये आपने एमसीक्यूज के लिहाज से याद रखना है। अच्छा जी, हमें बेसिकली एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, वो ये है कि ड्राइव करें एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल थ्रोन एट एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। आपने क्या किया है, एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है, ठीक है, आपने एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है, ठीक है, विद एन एंगल थीटा, ठीक है, और यहाँ पर उसकी जो बेसिकली इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, वो आपके पास क्या है, वी आई है, ठीक है। आपने इनिशियल वेलोसिटी वी आई से एक प्रोजेक्टाइल को एंगल थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ थ्रो करते हुए क्या किया बच्चों, थ्रो किया है, ठीक है। तो कुछ इस तरह की मोशन जो है वो आपके पास क्या करेगा, शो करवाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो मैक्सिमम हाइट वो कवर करता है, ठीक है, वो आपके पास ये वाली हाइट है, ठीक है, और जो टाइम वो ले रहा है वो आपके पास नीचे एक्सिस के ऊपर शो करवा दिया जाएगा। अच्छा देखें, जब आप क्या करेंगे, इस प्रोजेक्टाइल को थ्रो करेंगे, ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ इस तरह से मूव करेगी, ठीक है। तो इसके 2 कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है, एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ठीक है, और दूसरा इसका कौन सा कंपोनेंट होगा,
वर्टिकल कंपोनेंट होगा, ठीक है। अब जो आपके पास बेसिकली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो से आप किससे शो करवाएंगे, वी आई एक्स से, ठीक है। और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा उससे किससे शो करवाएंगे, वी आई वाई से। और इसको मैंने रिजॉल्व करना सिखाया हुआ है आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर के अंदर के वी आई एक्स किसके बराबर आएगा, वी आई कॉज ऑफ थीटा के बराबर आ जाएगा, और वी आई वाई किसके बराबर आ जाएगा, वी आई साइन ऑफ थीटा के बराबर आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल एक्सिस था हमने कॉज ऑफ थीटा लगा दिया, और वर्टिकल एक्सिस था तो हमने क्या लगा दिया, साइन ऑफ थीटा लगा दिया। अब हमने इन दोनों का क्या करना है, इस्तेमाल करना है, ठीक है। और आगे जो है वो बेसिकली हमने वेलोसिटी की एक्सप्रेशन ड्राइव करनी है, ठीक है, एक ऐसी प्रोजेक्टाइल के लिए जिसको हमने क्या किया है, एक एंगल थीटा के साथ क्या किया बच्चों, थ्रो किया है, फायर किया। चलिए उसको ड्राइव करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालेंगे, ठीक है। अब चूंकि हम जानते हैं कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट ही नहीं कर रही ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कोई फोर्स ही नहीं है, तो हमें बताया कि हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग। तो अब मैंने क्या करना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। मैं फर्स्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है, विच इज बेसिकली वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है। अब देखें इसको मैं अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज कर देता हूं, ठीक है। वो क्या है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग देख रहे हैं तो वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स प्लस ए एक्स टी। अब देखें वी एफ एक्स तो एज इट इज लिखा जाएगा, ठीक है। वी आई एक्स अभी हम बोल चुके हैं किसके बराबर है, वो वी आई कॉस थीटा के बराबर है, तो उसकी जगह हम क्या लगा देते हैं, वी आई कॉस ऑफ थीटा प्लस ए एक्स की वैल्यू हम जानते हैं इट इज 0, तो इसके साथ टी आएगा, 0 इंटू टी आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वी एफ एक्स जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, वी आई कॉस ऑफ थीटा के बराबर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, यानी हमारे पास बेसिकली इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग, ठीक है, वो चाहे फाइनल कंपोनेंट है चाहे आपके पास इनिशियल कंपोनेंट है, दोनों वी आई कॉस ऑफ थीटा के क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि आपके पास इनिशियल वेलोसिटी जो भी है आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो चेंज ही नहीं करता, ठीक है। तो ये आपकी एक्सप्रेशन आ गई किसके अलोंग, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अलोंग, ठीक है। इसी तरह से हम क्या निकालेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट के अलोंग निकालेंगे। अब चूंकि वहां पे फोर्स लग रही है, और फोर्स किसकी वजह से लग रही है, ग्रेविटी की वजह से, तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगा वो ड्यू टू ग्रेविटी होगा, विच इज बेसिकली ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जी। अब यहां पर गौर करने वाली बात है, ठीक है। देखें जब आपने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया तो वो कहां गई, ऊपर की तरफ गई, ठीक है। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ थ्रो किया जाता है तो बेसिकली उसकी वेलोसिटी क्या कर रही होती है, डिक्रीज कर रही होती है। तो अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, हमारे पास नेगेटिव होगा, ठीक है। सो प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते वक्त हमारे पास उसका जो वर्टिकल एक्सिस के लॉन्ग एक्सेलरेशन है वो क्या आएगा, आपके पास बच्चों माइनस जी आएगा, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। अगेन हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें क्या बताती है, इट विल टेल अस वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब वी एफ क्या आ जाएगा, वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई वाई प्लस ए वाई टी। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, वी एफ वाई, वी आई वाई किसके बराबर है, पीछे हमने देखा है वी आई साइन ऑफ थीटा के बराबर है, ठीक है। प्लस की जगह मैं अब क्या लगा देता हूँ, माइनस लगा देता हूँ, क्योंकि ए वाई की वैल्यू हमारे पास माइनस जी है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस इंटू जी टी। तो ये आपके पास क्या आ गई, वर्टिकल कंपोनेंट आ गया किस चीज़ का, वेलोसिटी का। अब मैंने क्या निकालनी है, बेसिकली हमने निकालना है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। सो हम निकाल लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अब बच्चों देखो कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करना है। आपके पास आपकी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है जो हमने पीछे निकाला, और आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट भी है। हमने सिंपली क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, ठीक है, उनका स्क्वायर लेना है और अंडर रूट ले लेना है, वो हमारे पास इसके बराबर आ जाएगा, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर आ जाएगा। और ये बातें आप सीख के आ चुके हैं इन दी टॉपिक ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो अगर आपने वो टॉपिक नहीं देखा, ठीक है, और आपको इस बात की समझ नहीं आ रही, तो पहले इस टॉपिक को जरूर वॉच करें, ठीक है। आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। सो आपके पास वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर आ जाएगी, इट विल बी इक्वल टू वी एफ एक्स का स्क्वायर प्लस वी एफ
वाई का स्क्वायर। यानी अभी जो आपने दो कंपोनेंट्स निकाले हैं, ठीक है, उन दोनों का आपने स्क्वायर ले लेना है, ठीक है, उनको ऐड करना है और आपने उनका क्या ले लेना है, अंडर रूट ले लेना है। आपके पास क्या निकल आएगी, वेलोसिटी निकल आएगी। उसके अलावा जो चीज़ हम जानने में इंटरेस्टिंग है वो ये है कि प्रोजेक्टाइल कितने एंगल से थ्रो की गई है, यानी हम ये एंगल जानना चाहते हैं। तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, या दूसरे वर्ड में ये कहें कि हम वेलोसिटी की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या आ जाएगी, tan phi इज इक्वल टू वी एफ वाई ओवर वी आई एक्स, ठीक है। यानी आप वर्टिकल कंपोनेंट को डिवाइड कर देंगे किसके साथ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ, ठीक है, वी एफ वाई, ठीक है, वी एफ वाई ओवर वी एफ एक्स, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा, tan phi के। अब चूंकि मुझे एंगल जानना है तो ये tan का जो फंक्शन है वो इधर +1 है, ठीक है, दूसरी साइड पे जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, phi इज इक्वल टू tan इनवर्स वी एफ वाई ओवर वी एफ एक्स, ठीक है। सो इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन निकाल सकते हैं किसकी, वेलोसिटी की। तो ये आपका बेसिकली वो लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट बन जाएगा जो मैंने अभी आपको सिखाया, ठीक है। आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, आपने बेसिकली बताना है कि हमने सपोज कर लेना है कि एक प्रोजेक्टाइल को हमने थ्रो किया विद एन एंगल थीटा। आपने उसका एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट लिखना है, ठीक है। आपने उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है वेलोसिटी का। आपने इसी तरीके से उसका वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है। आपने उसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है वेलोसिटी का, ठीक है। और उसके बाद उसकी डायरेक्शन जो है वो फाइंड आउट करनी है। और ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपकी बुक ने आपको बताई हुई हैं ऑन द पेज नंबर 32। उसके बाद बच्चों एक प्रोजेक्टाइल के बारे में हम सिर्फ इस यहाँ तक लिमिटेड नहीं रहते। हम ये जानते हैं कि जब आप प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं तो उसने बेसिकली क्या करना है, उसने कुछ हाइट भी कवर करनी है, ठीक है। तो हम ये जानने में भी इंटरेस्टिंग है कि भाई उसकी हाइट कितनी कवर अप होगी, ठीक है। उसके बाद जब प्रोजेक्टाइल बेसिकली मूव करती है, ठीक है, तो उसने बेसिकली कुछ टाइम भी लगाना है, ठीक है, जहां से वो लॉन्च हुई है और जहां पे वो हिट करती है तो हमें पता होना चाहिए कि भाई इसका टाइम कितना लगा है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए कि भाई जब प्रोजेक्टाइल जो आपने लॉन्च किया, ठीक है, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, कितनी रेंज कवर अप की, यानी अपने पॉइंट ऑफ लॉन्च से लेकर पॉइंट ऑफ हिट तक उसकी रेंज कितनी थी। हम ये चीज़ जानने में भी क्या है, इंटरेस्टिंग है। और आज हम आगे हम क्या करेंगे, इन्हीं चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो स्टार्टिंग विद द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन देख लें बच्चों कि आप डेफिनेशन क्या करेंगे, द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। जो आपके पास मैक्सिमम डिस्टेंस जो आपकी प्रोजेक्टाइल कवर करती है, ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस। मैं यहाँ पर दोबारा से आपके सामने इसको ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, सिर्फ बनाने लायक कि ये जो वर्टिकल डिस्टेंस बेसिकली वो कवर अप कर रही है, ठीक है, उसकी बात कर रहा है। जो वर्टिकल डिस्टेंस आपकी जो प्रोजेक्टाइल है वो कवर कर रही है, ठीक है, उसको आप क्या बोलते हैं, हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। और हमारा मिशन जो है वो इसी को ड्राइव करना है। सो पहले हमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, वो ये है कि अगेन हमारे पास जो एक्सेलरेशन है, चूंकि वाई एक्सिस का लॉन्ग लग रहा है, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, -g के बराबर होगा। ऊपर जाती हुई प्रोजेक्टाइल क्या करती है, अपना बेसिकली जो वेलोसिटी होती है वो डिक्रीज कर रही होती है, तो इसकी वजह से उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव होता है। उसके अलावा हमें पता है कि हमारे पास जो इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, ठीक है, उसके अलावा हमें इस बात का इल्म है कि जब आपके पास जो बेसिकली आपकी प्रोजेक्टाइल है जब वो मैक्सिमम हाइट कवर अप कर लेती है तो उसका बेसिकली एक्स कंपोनेंट तो मौजूद होता है, ठीक है, वेलोसिटी का, क्योंकि हमने कहा है कि एक्स कंपोनेंट तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आपके पास उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है, ठीक है, वी वाई जो है बेसिकली वो हमारे पास क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। वी वाई हमारे पास क्या होगा, वी वाई हमारे पास क्या होगा बच्चों, वो उस टाइम पे क्या होगा आपके पास, 0 होगा, ठीक है। सो ये दो चीज़ें हमें जो है वो बेसिकली अपनी इस मोशन से पता चल जाती हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे, विच टेल अस 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। सो चेंजिंग कर देते हैं, ठीक है, 2ay, एस की जगह क्या आ जाएगा, हाइट कवर अप कर रहे हैं तो एच आ जाएगा, ठीक है। वी एफ की जगह क्या आ जाएगा, वी एफ वाई स्क्वायर, ठीक है, और माइनस वी आई वाई स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी, 2ay क्या आ जाएगा हमारे पास, -g आ जाएगा, ठीक है, इंटू एच इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर क्या है भाई, वी एफ हमें पता है कि हमारे पास जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो क्या है, 0 है, ठीक है, माइनस वी आई वाई स्क्वायर क्या है हमारे पास, ठीक है, वो हमारे पास क्या है कि वो हमारे पास आ जाएगा वी आई साइन ऑफ थीटा का स्क्वायर, ठीक है। सो आ जाएगा -2gh इज इक्वल टू माइनस वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर
थीटा, ठीक है। माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, कैंसिल। एच चाहिए तो आपके पास 2g यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के साथ डिवाइड हो जाएगा। सो वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g हमारे पास ये क्या निकल आया, ये हमारे पास हाइट निकल आई आपकी प्रोजेक्टाइल की। क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो इसको आपने याद रखना है, ठीक है, कि आपके पास क्या है, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल है। आगे चलते हैं और निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, द टाइम टेकन बाय अ बॉडी टू कवर द डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेस ऑफ इट्स प्रोजेक्शन टू द प्लेस वेयर इट हिट्स द ग्राउंड इज कॉल्ड द टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। यानी मेरे पास यहाँ से लेकर, ठीक है, पॉइंट ऑफ लॉन्च से लेकर जहां पर ये हिट करेगी ग्राउंड को, वहां तक का जो बेसिकली टाइम है उसको मैं क्या बोलता हूँ, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलता हूँ। और यही मैंने फाइंड आउट करना है कि वो क्या होगा। सो टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, ठीक है, वो ये देखें कि हमारे पास ये वाली है। हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल जो है, ठीक है, जब ये ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, तो ये मैक्सिमम हाइट कवर कर लेती है यहाँ पर मूव करते हुए। लेट्स से हम ये कह लेते हैं कि हमारे पास इसने पॉजिटिव हाइट कवर अप कर ली, फिर उसके बाद ये वापस नीचे की तरफ आती है, तो ये इसने क्या कर ली, माइनस एच, यानी जितना वो ऊपर जाती है उतनी कहाँ आ जाती है, वापस नीचे की तरफ आ जाती है। तो हम ये कहेंगे कि टेक्निकली, ठीक है, वेक्टर्स के अकॉर्डिंग टेक्निकली आपकी जो बेसिकली हाइट है वो कुछ कवर ही नहीं हुई। क्यों नहीं हुई भाई, जितना आप ऊपर जा रहे थे उतना ही आप कहाँ वापस आ गए हैं, नीचे की तरफ आ गए हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में आपने कोई हाइट कवर अप ही नहीं की। और फिर से हमारे पास जो बेसिकली एक्सेलरेशन है वो हमारे पास क्या होगा, माइनस जी होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, हम यहाँ पे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे टाइम के रिलेशन को निकालने के लिए। जो हमारे पास क्या होगा, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस क्या आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, एस हमने ऊपर बता दिया, वो हमारे पास क्या है, 0 है, इज इक्वल टू वी आई टी हमारे पास क्या आ जाएगा, वी आई वाई, और टी हमारे पास एज इट इज रहेगा, प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ओके जी, रिप्लेसमेंट कर देते हैं। 0 इज इक्वल टू वी आई वाई किसके बराबर है, वी आई साइन ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय टी प्लस हाफ, इस प्लस की जगह क्या लगा दें, माइनस लगा दें, क्योंकि हमारे पास ए वाई किसके बराबर है, माइनस जी के बराबर है। तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर आ जाएगा। ये वैल्यू जो है वो आपके पास यहाँ पे माइनस हो रही है, इसको इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएं, 0 के साथ जाके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। यू विल गेट हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई साइन ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय टी। अब देखिए टी की एक वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। आपके पास क्या बचेगा, हाफ जी टी इज इक्वल टू वी आई साइन ऑफ थीटा। अब यहाँ पे टी को रहने दे, बाकी सब चीज़ों को इक्वेशन की दूसरी साइड पे भेज दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, टी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो रहा है, टी के साथ डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यू विल गेट 2vi साइन ऑफ थीटा। जी यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली आपके पास यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, टी के साथ, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यू विल गेट टी इज इक्वल टू 2vi साइन ऑफ थीटा ओवर जी। तो ये आपके पास किसका रिलेशन आ गया, टाइम का रिलेशन आ गया। इसी तरह से हम क्या करेंगे, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है वो भी क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। अच्छा जी, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन क्या है, द मैक्सिमम डिस्टेंस विच अ प्रोजेक्टाइल कवर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज कॉल्ड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। आपके पास जो मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द लॉन्चिंग पॉइंट, ठीक है, टू द हिटिंग पॉइंट, जो कि बेसिकली आपकी प्रोजेक्टाइल कवर अप करेगी, वो आपके पास क्या कहलाएगा, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कहलाएगा। याद रखिएगा कि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलॉन्ग आपने डिस्टेंस देखना है। अच्छा, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से अगेन हम अपनी कंडीशंस को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी कंडीशंस आपने अप्लाई करनी है। लेकिन मैं आपको एक इजी वे में इसको जो है वो समझा देता हूँ, ठीक है। वो कैसे, आपको याद होगा कि हमने फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस लेक्चर एक रिलेशन ड्राइव किया था, और वो आपके पास क्या था, देखें, हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाला था x इज इक्वल टू वी एक्स इंटू टी। अब x क्या है, आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, और हम उसी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम क्या कह रहे हैं, आपकी रेंज बोल रहे हैं। तो मैं इस रिलेशन का इस्तेमाल कर सकता हूँ रेंज को निकालने के लिए। ओके, सो रेंज किसके बराबर आ जाएगी, इट विल बी इक्वल टू वी एक्स लिखा था, हम उसको लिख देते हैं वी आई एक्स, क्योंकि हम इनिशियल वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया था, तो हम लिख देते हैं वी एक्स आई एक्स मल्टीप्लाई बाय टी। अब देखें वी आई एक्स की वैल्यू आपको पता है वो किसके बराबर है, वी आई कॉज ऑफ थीटा के बराबर है मल्टीप्लाई बाय टाइम की भी वैल्यू आपको पता है, आपने पीछे अभी निकाली है, वो क्या है आपके पास 2vi साइन ऑफ थीटा ओवर जी, ठीक है। सो आपके पास 2 एज इट इज आ गया, vi इंटू वी आई स्क्वेयर आ गया, ठीक है, साइन थीटा
और कॉस थीटा, ठीक है, ओवर जी। अच्छा बच्चों, यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, वी आई स्क्वेयर को अलहदा कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा ओवर जी, ठीक है। बच्चों आपने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये रिलेशन जो है वो सीखा हुआ है कि आपके पास बेसिकली 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है, ये आपके पास बराबर होता है साइन 2 थीटा के बराबर होता है। तो इस पूरी टर्म की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आर इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर साइन 2 थीटा ओवर जी। ये आपके पास किसका रिलेशन आ गया बच्चों, ये आपके पास प्रोजेक्टाइल की रेंज का आपके पास रिलेशन निकला है, विच इज आर इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर साइन 2 थीटा ओवर जी, ठीक है। इसका मैं आगे भी जाके इस्तेमाल करने वाला हूँ एक और चीज़ आपको समझाने के लिए। फिर वक्त के लिए आपने इन तीनों रिलेशंस को याद रखना है, ये आपके पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट बन सकते हैं। ओके, अब ये तो हमें पता है कि रेंज और प्रोजेक्टाइल का फार्मूला क्या है, ठीक है। अब हमने ये जानना है कि भाई आपके पास मैक्सिमम रेंज कब आती है, आपके पास मैक्सिमम रेंज कब आती है, ये जानने भी हमें इंटरेस्टिंग है कि भाई प्रोजेक्टाइल को किस एंगल पे थ्रो करूं तो वो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर अप करे, क्योंकि मुझे तो इसी चीज़ से है ना गर्ज कि मैं प्रोजेक्टाइल को ऐसे एंगल से थ्रो करूं कि भाई वो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर अप कर जाए। तो हमने ये सीखना है कि भाई कौन सी रेंज है, ठीक है, या कौन सा आपके पास एंगल है जिसमें मैं प्रोजेक्टाइल को थ्रो करूंगा तो मुझे मैक्सिमम रेंज मिलेगी। अच्छा बच्चों, फार्मूला क्या है रेंज का, रेंज आपके पास बराबर है वी आई स्क्वेयर साइन 2 थीटा ओवर जी के बराबर है। तो मैंने ऊपर लिख दिया है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम, मैक्सिमम होगी कब, जब आपके पास साइन 2 थीटा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब बच्चों याद रखिएगा कि साइन थीटा जो है उसकी दो पीरियोडिक वैल्यूज होती हैं, एक 1 और एक -1, ठीक है। ये 1 और -1 के दरमियान में क्या करता रहता है, घूमता रहता है, इससे ऊपर नीचे इसकी वैल्यू नहीं आती, ठीक है। सो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, और ये इसकी क्या है, मिनिमम वैल्यू है। तो साइन 2 थीटा हमें मैक्सिमम वैल्यू कब देगा, जब साइन 2 थीटा किसके बराबर होगा, आपके पास बच्चों बराबर होगा 1 के। साइन 2 थीटा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। अच्छा जी, ये साइन का जो फंक्शन है वो इस साइड पे +1 है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स इंटू 1। अब आप अपने कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर सकते हैं कि साइन इनवर्स किसके बराबर है। तो बच्चों साइन इनवर्स बराबर होता है 90 डिग्री के, ठीक है। अब ये जो 2 है वो इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। कटिंग करेंगे, यू विल गेट के थीटा किसके बराबर है, 45 डिग्री के बराबर है। इट्स मीन के थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे आपको मैक्सिमम रेंज मिलती है, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे हमें क्या मिलेगी, मैक्सिमम रेंज मिलेगी। तो मैक्सिमम रेंज हमारे पास क्या आएगी, उसको देख लेते हैं। आर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर, ठीक है, साइन 2 इंटू 45, थीटा की जगह मैंने क्या पुट कर दिया है, 45 डिग्री पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय जी, वी आई स्क्वायर, ठीक है, साइन 2 इंटू 45 क्या आ जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है, डिवाइडेड बाय जी। अब साइन 90 कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, आपके पास क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। सो आर रेंज, आपके पास जो मैक्सिमम रेंज है वो किसके बराबर आ जाएगी, वी आई स्क्वायर ओवर जी के बराबर आ जाएगी, ठीक है। सो अब जो हमारे पास ये वाला रिलेशन है हम इसको एक और तरह से लिख सकते हैं। हम किस तरह से लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट आर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर ओवर जी इंटू साइन 2 थीटा। अब ये वी आई स्क्वायर ओवर जी किसके बराबर आ गया, रेंज, मैक्सिमम रेंज के। तो आप इसे लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू आर मैक्सिमम इंटू साइन ऑफ 2 थीटा, ठीक है। ये जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। आपको ये सारी बातें जो है वो पता होनी चाहिए, ठीक है, कि प्रोजेक्टाइल आपके पास मैक्सिमम कब होगी, ठीक है, रेंज सॉरी कब मैक्सिमम होगी, ठीक है। और अगर वो मैक्सिमम आ चुकी है, किस एंगल पे आ चुकी है, तो आपके पास उसकी एक्सप्रेशन किस तरह की दिखती होगी, ठीक है। और हम उसको दूसरी तरह से रेंज की जो बेसिकली एक्सप्रेशन है उसे दूसरी तरह से कैसे लिख सकते हैं, इन सब बातों का आपको इल्म होना चाहिए था। वो मैंने आपके सामने क्या कर दी, यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। बच्चों इससे पहले हमने जितनी भी डिस्कशन की है उसके अंदर हमने एक चीज इग्नोर कर दी थी, विच इज एयर रेजिस्टेंस। हमने कहा था भाई एयर रेजिस्टेंस को भूल जाएं कि एयर रेजिस्टेंस जैसी कोई चीज होती है। अब आप फर्ज कर लें कि भाई एयर रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। अब एयर रेजिस्टेंस जो है वो होती है, तो अगर एयर रेजिस्टेंस होती है तो वो कुछ अफेक्ट करेगी आपकी चीज़ों को, ठीक है। जैसे वो सबसे पहले अफेक्ट करेगी आपकी हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल को, ठीक है। वो आपकी प्रोजेक्टाइल की हाइट को अफेक्ट करेगी, वो आपकी प्रोजेक्टाइल की रेंज को भी क्या करेगी, अफेक्ट करेगी। क्यों, जब आप बाइक चलाते हैं ना तो आप बाइक चलाते हुए फील करते हैं कि भाई सामने से आपको फोर्स लग रही है। वो फोर्स कौन लगा रही होती है, एयर रेजिस्टेंस। इसी तरह से जब मैं प्रोजेक्टाइल को थ्रो करूंगा तो उसको भी तो वो फोर्स फील होगी ना, ठीक है। अब जब बाइक में आपको वो फोर्स लगती है तो आपकी स्पीड स्लो हो जाती है। तो इसी तरह से जब आपके पास बेसिकली
प्रोजेक्टाइल के अंदर वो फोर्स लगेगी तो वो भी क्या करेगी, उसको स्लो करने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर देखें आपकी बुक ने आपको ये शो भी करवाया हुआ है। ठीक है, कि आपके पास ये आइडियल पाथ है। ये आइडियल पाथ कब होगा, जब आप एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस को देखेंगे, यानी एयर रेजिस्टेंस मौजूद नहीं होगी, उस टाइम पे ये पाथ होगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने एयर रेजिस्टेंस को फील किया कि भाई एयर रेजिस्टेंस मौजूद है, तो आप देखें कि उसका पाथ किस तरह से चेंज हो गया। ठीक है, आपके पास उसका जो एक्चुअल पाथ है, ठीक है, उसका जो एक्चुअल पाथ है, देखें वो आपके पास उसकी हाइट भी कम हो गई। देखें पहले कितनी ज्यादा हाइट थी, ठीक है, और अब देखें हाइट कितनी कम हो गई है। और दूसरा देखें रेंज भी क्या हो गई है, कम हो गई है। यानी एयर रेजिस्टेंस जो है वो अफेक्ट करती है हमारी हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल को भी और हमारी रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल को भी, दोनों को कम कर देती है पकड़ के। ठीक है, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, वो ये है कि हमारे पास एंगल इज इक्वल टू 45 डिग्री पे देखें, पिंक वाली लाइन जो है वो 45 डिग्री पे थ्रो हुई है। तो हमारे पास देखें एंगल ऑफ 45 डिग्री पे हमें मैक्सिमम रेंज मिल रही है। लेकिन अगर आप देखें तो एंगल ऑफ 30 डिग्री जो कि 45 से छोटा है, ठीक है, और एंगल ऑफ 60 डिग्री जो 45 से बड़ा है, दोनों पे हमें क्या मिल रही है, सेम रेंज मिल रही है। ठीक है, दोनों पे क्या मिल रही है, सेम रेंज मिल रही है। ठीक है, लेकिन हाइट का डिफरेंस है, यानी 30 डिग्री पे हाइट जो है वो कम है, जबकि 60 डिग्री पे हाइट क्या है, ज्यादा है। ठीक है, सो बेसिकली वो आपको ये बताना चाह रहा है कि जब आपके पास एंगल 45 डिग्री होता है तो हमारे पास बेसिकली जो प्रोजेक्टाइल है एक तो वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, और दूसरा हमारे पास यहाँ पर वो ये बताना चाह रहा है कि जब आपके पास कोई ऐसा एंगल आ जाए जो 45 डिग्री से बड़ा हो, तो उसके लिए जो बेसिकली रेंज है वो तो कम होगी, लेकिन हाइट क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसा एंगल आ जाए जो 45 डिग्री से क्या है, कम है, ठीक है, तो उसके लिए आपके पास बेसिकली रेंज जो है वो क्या होगी, आपके पास वो भी कम होगी। ठीक है, और उसकी हाइट भी क्या होगी, आपके पास 45 डिग्री से कम होगी। ठीक है, सो बेसिकली उसने यहां पर इस पैराग्राफ के अंदर कंपैरिजन किया है। ठीक है, 45 डिग्री का, ठीक है, अपने से छोटे एंगल्स के साथ और अपने से बड़े एंगल्स के साथ। तो इसको जरूर मसली आप लोगों ने रीड कर लेना है। उसके अलावा बच्चों एक एमसीक्यूज आता है जो कि बच्चों को बड़ा कंफ्यूज करता है कि वो हमने ना कोई ना पेयर ऑफ एंगल्स दे देता है। पेयर ऑफ एंगल देखे, जैसे लेट से मैं आपका एमसीक्यूज देता हूँ, ठीक है, कि ये भाई एंगल है 30 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है, आपके पास 45 डिग्री और 55 डिग्री, ठीक है, और आपके पास एक और बना लेते हैं कोई भी अपने पास, ठीक है, 60 डिग्री और साथ में ले लेते हैं हम 15 डिग्री। ठीक है, आपको कुछ इस तरह से पेयर दे देता है और कहता है कि भाई बताएं किन के लिए रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है वो सेम होगी। ठीक है, यानी कौन से दो एंगल है जिनके लिए रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है वो सेम होगी। तो मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक देता हूं, आपने क्या करना है, दोनों एंगल्स को लेना है और ऐड कर देना है। ठीक है, जैसे इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास एंगल आता है 90 डिग्री, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास एंगल क्या आएगा, आपके पास आ जाएगा 100 डिग्री। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास एंगल क्या आएगा, यू विल गेट द एंगल हियर इज 75 डिग्री। तो बेसिकली आपने देखना है कि किसमें आपको 90 डिग्री एंगल मिल रहा है, यानी ऐड करने से किसमें 90 डिग्री एंगल आया है। जैसे इसमें आया तो इसका मतलब इसके लिए रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है वो दोनों एंगल्स के लिए क्या होगी बच्चों, सेम होगी। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि बेसिकली हमारे पास रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल सेम कब होगी। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बता दी है, दोनों एंगल्स को ऐड करें, अगर 90 बन जाता है इट्स मीन कि आपके पास उन दोनों के लिए प्रोजेक्टाइल जो है, रेंज जो है प्रोजेक्टाइल की वो क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना ही। उम्मीद है कि आपको प्रोजेक्टाइल से रेलिवेंट जितनी भी कन्फ्यूजन हैं वो क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, अगर इसके अलावा भी कोई कन्फ्यूजन बची है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।